खाद्यान्न सुरक्षा के लिए यानी फूड सिक्योरिटी के लिए बफर स्टॉक एक आधार है, एक बेसिस है। यानी कि बफर स्टॉक के बिना फूड सिक्योरिटी उपलब्ध कराना संभव नहीं होगा। तो इसीलिए खाद्य सुरक्षा के एक न्यूनतम स्तर को बनाए रखना जरूरी होता है और बफर स्टॉक जो होता है ये खाद्य सुरक्षा के न्यूनतम स्तर को पूरा करता है। यानी फूड सिक्योरिटी का मतलब ये हुआ कि जो लोगों तक हम भोजन पहुंचाएंगे उस भोजन की आपूर्ति कहां से होगी, जरूरत पड़ने पर, तो वो आपूर्ति होगी बफर स्टॉक के माध्यम से। तो कैसे रिलीज करेंगे इसको? तो कई बार जो ये रिलीज होता है यानी जो बफर स्टॉक के माध्यम से हम जो खाद्यान्न जो रिलीज करते हैं, देते हैं, राज्यों को देते हैं, दूसरी संस्थाओं को देते हैं, तो उसके लिए एक मंथली रिलीज सिस्टम होता है जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर आधारित रहता है, टीपीडीएस पर आधारित रहता है। और ये टीपीडीएस के माध्यम से किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के तहत कोई जो आपातकालीन स्थिति पैदा होती है उस दौरान इस टीपीडीएस के माध्यम से हम लोगों तक खाद्यान्न पहुंचा पाते। तो बफर स्टॉक जो है इसके यहाँ से निकल करके अनाज टीपीडीएस के माध्यम से लोगों तक पहुंच पाता है। अब इन सब चीज़ों पर काम या इन सब चीज़ों को ध्यान कौन रखते हैं? तो हमारे केंद्र सरकार में केंद्रीय स्तर पर एक कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स होती है। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यही ये तय करती है कि मिनिमम बफर नॉर्म्स क्या होंगे, यानी हमारे किस अनाज का बफर स्टॉक कितना होगा, ये इस कमिटी के द्वारा यानी कि कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ये तय करती है कि किस अनाज का कितना बफर स्टॉक रखेंगे। और आजकल तो गेहूं और चावल के अलावा दालों का भी बफर स्टॉक रखा जाने लगा है और भी कुछ महत्वपूर्ण जो अनाज हैं, मोटे अनाज हैं, उनका भी महत्वपूर्ण जो आधार है उनका भी बफर स्टॉक रखने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि हमने बताया भी है आपको पिछले वीडियो में कि अगर हम इन आंकड़ों पर एक नज़र डालें, क्योंकि ये आंकड़े तो हर साल और हर क्वार्टरली बदलते रहते हैं, फिर भी एक समझने के लिए एक कुछ आंकड़े हैं। जैसे कि अभी ये जो 1 मार्च, अभी जो पिछला मार्च 2020 का आंकड़ा आप देखेंगे तो चावल का हमारे पास जो है 309.76 लाख मैट्रिक टन, गेहूं का जो है 275.21 लाख मैट्रिक टन, अनमिल्ड पैडी यानी धान जो जिसमें भूसा लगा हुआ है उसको अनमिल्ड कहते हैं, तो अनमिल्ड पैडी को भी भंडारित रखा गया है कि जरूरत पड़ने पर उसे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अनमिल्ड पैडी जो है थोड़ा लंबे समय तक चलाया जा सकता है। तो अनमिल्ड पैडी जो है 287.08 लाख मैट्रिक टन। और मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब भी महत्वपूर्ण अनाज हैं, जरूरत पड़ने पर इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका जो भंडार है ये थोड़ा छोटा रखा जाता है। 0.24 लाख मैट्रिक टन का भंडार इसका भी किया गया है। तो ये बात समझ में हमें आ जाती है कि बफर स्टॉक के बारे में एक क्वार्टरली निर्णय होता है, यानी हर एक 3-3 महीने में, यानी फसल के उत्पादन के आधार पर यह निर्णय किया जाता है कि कब कितना बफर स्टॉक होना चाहिए। यानी थोड़ा बहुत परिवर्तन इसमें होता है और ये परिवर्तन जो है आप अप्रैल के महीने में, जुलाई के महीने में, अक्टूबर के महीने में और जनवरी के महीने में किया जा सकता है। इनमें से कभी इसमें गेहूं की आवक का महीना रहता है, कभी चावल के आने का महीना रहता है, कभी इसमें दालों का जो है उत्पादन होता है। तो रबी और खरीफ फसलों के संदर्भ में ये अलग अलग क्वार्टर में तय किया जाता है कि किस अनाज का कितना बफर स्टॉक रखना है। लेकिन बफर स्टॉक के बारे में हम सारी चीज़ों को समझ चुके कि इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसकी ज़रूरत क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, इससे फायदे क्या होते हैं, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है, चैलेंजेस हैं कि बफर स्टॉक जब हम बनाते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां आ जाती है कि भाई अगर हमने बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसेस बना रखे हैं, चाहे केंद्र सरकार के अपने भंडार गृह हैं, वेयर हाउसेज हैं, राज्य सरकार के अलग भंडार गृह हैं, कभी कभी जो कोऑपरेटिव जो हमारी सहकारी संस्थाएं हैं उनके भंडार गृहों में भी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो है अनाज रखवाया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी अनाजों का एक ड्यूरेशन है, 1 साल, 2 साल, 3 साल। तो कई बार क्या होता है कि इतना बड़ा भंडारण है तो अनाज खराब भी होने लग जाता है। तो बड़े पैमाने पर हमने भंडारण किया है, खराब होना
अनाजों का भीग जाना या उसमें कीड़े लग जाना, ये एक गंभीर समस्या बन जाती है। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि बफर स्टॉक का जो नॉर्म है हमारे देश में, क्योंकि हमारे देश में जो खाद्यान्न का उत्पादन है वो मुख्य रूप से प्रकृति पर निर्भर है, जलवायु पर निर्भर है, मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। तो उसी के हिसाब से बफर स्टॉक हमको ऊंचा रखना पड़ता है कि कभी कोई समस्या आई तो हम बफर स्टॉक का उपयोग कर सकते हैं। तो इसीलिए स्टॉक का स्तर ऊंचा है। अब स्टॉक का स्तर ऊंचा है तो भंडारण भी ज़्यादा करना पड़ता है, और भंडारण ज़्यादा करना है तो उसके लिए जगह जगह भंडार गृह चाहिए हमारे पास, तो उसमें बड़े पैमाने पर हमें व्यय करना पड़ता है राशि, और यह सरकारी खजाने पर कई बार भारी भी पड़ता है। तो ये भी एक समस्या है। कई बार तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत जो कृषि क्षेत्र में जो सब्सिडी देती है या बड़े पैमाने पर जो अनाजों का भंडारण करती है बफर स्टॉक के माध्यम से और लोगों तक जो खाद्यान्न सब्सिडी के दर पर पहुंचाती है, इसको लेकर के WTO में प्रश्न उठाए जाते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अमेरिका के द्वारा ये शिकायत की जाती है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार के तौर तरीके हैं उसके हिसाब से ये उचित नहीं है। तो ये भी एक समस्या है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें अपने बफर स्टॉक को मेंटेन रखना पड़ता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस और बफर स्टॉक को हमने यूनिफाइड कर दिया है, एकीकृत कर दिया है कि हम जो अनाज संग्रहित करेंगे, जो कलेक्ट करेंगे वो MSP पर करेंगे। अब होता यह है कि जिन फसलों का MSP डिक्लेयर होता है और जिनमें किसानों को यह लगता है कि इनमें ज्यादा अनाज उत्पादित करने से हमको ज्यादा आमदनी होगी, ज्यादा मुनाफा होगा, उन फसलों का उत्पादन क्या होता है, बढ़ जाता है। और वो फसलें जिनके लिए MSP जारी नहीं की जाती है या जिस पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, जैसे मोटे अनाज वगैरह हो गए या दूसरे कैश क्रॉप हो गए, तो उनका उत्पादन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये गंभीर समस्या हो जाती है कि कुछ फसलों का उत्पादन तो बढ़ता जा रहा है और कुछ फसलों का उत्पादन कम होता जा रहा है। इससे एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भी आ जाता है, एक प्राकृतिक या पर्यावरणीय संकट भी खड़ा हो जाता है, और जेनेटिक डिसअपीयरेंस, मतलब कोई ऐसा भी हो सकता है कि कोई फसल जो है धीरे धीरे विलुप्त ही हो जाए। तो इसीलिए इसको भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। ये भी हमारे सामने एक चैलेंज के रूप में आता है। फिर हमारे देश में जो स्टोरेज सिस्टम है अभी उतना साइंटिफिक नहीं हुआ है, क्योंकि पहली बात तो ये कि स्टोरेज जो जितना होना चाहिए वो है नहीं। दूसरी चीज ये है कि साइंटिफिक भी नहीं है, तो इसके कारण से बहुत सारी फसल भी हमारी इस तरीके से बर्बाद हो जाती है। तो जगह की कमी, नॉन साइंटिफिक होना, इसके अलावा कई बार ये होता है कि उत्पादन, अनाज का उत्पादन बहुत ज्यादा हो गया, खुले में भंडारण कर दिया जाता है। अब खुले में भंडारण कर दिया गया, उसमें कीड़े लग गए, चोरी हो गई, बारिश हो गया, खराब हो गया, तो फसल की बर्बादी होती है, अनाज की बर्बादी होती है। परिवहन के दौरान भी कई बार जो है हमारे अनाज जो है नष्ट हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं, और ये सब इस कारण होता है क्योंकि हमें भंडारण एक जगह से कलेक्ट करके उसे दूसरी जगह ले जाना पड़ता है, क्योंकि हर जगह स्टोरेज उपलब्ध नहीं है हमारे पास। तो भंडारण की हमारी क्षमता जो है वो कम है, जिसके कारण हमें परिवहन जो है उसे करना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है, और इससे भी समस्या आती है। कई बार ऐसा भी होता है, भ्रष्टाचार भी एक बड़ी समस्या है, हर एक स्तर पर भ्रष्टाचार है, जिसके कारण क्या होता है कि जब हम ये बफर स्टॉक के लिए अनाज इकट्ठा करते हैं, इस दौरान क्या होता है कि जो ब्लैक मार्केटिंग करने वाले लोग हैं वहां से सस्ती कीमतों पर अनाज खरीद लेते हैं और उसे बाजार मूल्य पर जाके बेच देते हैं। कई बार अनाज जब खराब होने लग जाता है तो वो बफर स्टॉक से निकाल करके हम शराब उत्पादकों को भी दे देते हैं एकदम न्यूनतम कीमत पर, मिनिमम कॉस्ट पर, इससे भी नुकसान होता है। तो बफर स्टॉक अच्छी चीज है, बफर स्टॉक बनाना हमारे लिए एक जरूरी कदम है। नहीं बनाए जाने से बफर स्टॉक से बहुत सी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, जिसका जिक्र हमने किया है अभी। लेकिन बफर स्टॉक को बेहतर करने के लिए हमें प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि इससे हमारा जो सरकारी खजाना है, जो हमारे जो इतने बड़े पैमाने पर हमने जो उत्पादन किया है, एक तो उसको हम प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाते हैं, दूसरा जब हम उसे कम कीमत है, प्रोक्योरमेंट प्राइस ज्यादा है, और जब हम उसे इशू प्राइस पर देते हैं या सब्सिडी पर हम उसे भेजते हैं, तो क्या हो जाता है कि जब हम सब्सिडी पर देते हैं तो बहुत कम कीमत हमें मिल पाती है। तो कुल मिलाकर के ये जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा है, उसका एक हिस्सा बन जाता है। तो ये इकोनॉमी के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए ये घातक साबित हो सकता है लंबे टर्म में, लंबे समय में। तो इसीलिए इसके लिए कुछ हमें उपाय करने पड़ेंगे। तो इसके लिए कमेटी भी गठित हुई थी, शांता कुमार समिति बनाई गई
गई थी, उन्होंने काफ़ी सारे सुझाव दिए और उन सुझावों के आधार पर यह तय किया गया कि बफर स्टॉक बनाने, उसे रखने, इन सब में कुछ सुधार होना चाहिए। तो ये तय किया गया कि ये जो भंडारण हम करते हैं उसे कंप्यूटराइज करना चाहिए। कंप्यूटराइज मतलब कहां पर किस स्टॉक में कितना भंडारित किया गया है, कितनी उसकी क्षमता है, कहीं से भी इस भंडारण का जो है पता लगाया जा सकता है। तो इससे कंट्रोलिंग बढ़ जाएगी। दूसरा, ऑडिटिंग बेहतर होगा। क्या होता है, जो भंडार गृह होते हैं बहुत बड़े होते हैं, बहुत विशाल होते हैं, और उनमें से अनाज की अगर चोरी हो जाए और भ्रष्टाचार के तरीके से उसे बेच दिया जाए तो कई बार पता ही नहीं चलता। तो ये जो कंप्यूटराइजेशन होगा या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा अनाजों का, तो इससे ये होगा कि हमारे अनाज की जो बर्बादी या चोरी है या जो भ्रष्टाचार है वो कम हो जाएगा। दूसरा, इन्होंने ये कहा कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से या फूड सिक्योरिटी के कारण हम जो है बड़ी जनसंख्या को हम जो है सब्सिडाइज रेट पर जो है अनाज उपलब्ध कराते हैं। अब उन्हें उनकी संख्या को हमें कम करना पड़ेगा धीरे धीरे। अगर पूरे देश में ऐसे 67% लोग हैं तो उसे कम करके 40% तक लाएंगे। जब हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो इन्वॉल्व हैं जो लोग, उनकी संख्या कम हो जाएगी तो हमारे स्टोरेज करने की कैपेसिटी भी कम करनी पड़ेगी, तो बफर स्टॉक भी छोटा करना पड़ेगा। तो बफर स्टॉक के कारण जो इकोनॉमिक लॉस होता है, सब्सिडी के कारण लॉस होता है, वो भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसके अलावा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जैसे कि हमने जिक्र किया, अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था बन जाती, क्योंकि उसे पूरे देश में अनाज का संग्रहण करना, उसे रखना, उसे मैनेज, प्रबंधन करना, ये काम होता है। तो इसके बारे में सुझाव दिया गया कि अगर इस काम को हम कई संस्थाओं में बांट दें, जैसे सेंट्रल हाउसिंग कॉर्पोरेशन है, स्टेट हाउसिंग कॉर्पोरेशन है, और प्राइवेट सेक्टर को भी हम अगर स्टोरेज कैपेसिटी में इन्वॉल्व करें तो इससे बफर स्टॉक की जो हमारी कैपेसिटी है ये बढ़ जाएगी, और प्रबंधन का जो निजी क्षेत्र के प्रबंध की क्षमता है, जो हमारा सेंट्रल हाउसिंग कॉर्पोरेशन, स्टेट हाउसिंग कॉर्पोरेशन, जो हमारी स्टोरेज करने वाली जो संस्थाएं हैं जिनका काम ही स्टोरेज करना है, तो उनका भी उपयोग हम कर पाएंगे। तो इस तरह से ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अगर हम फूड सिक्योरिटी को, खाद्य सुरक्षा को प्रॉपर वे में चलाना चाहते हैं, अगर हम देश में भूखमरी को नियंत्रित करना चाहते हैं, अगर हम टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या फेयर प्राइस शॉप या मिनिमम सपोर्ट प्राइस या मिड डे मील योजना या अनुसूचित जातियों, जनजातियों या कमजोर वर्गों के छात्रावासों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए जो व्यवस्था हमने की है, अगर इन सब चीजों को सुचारू रूप से हमें चलाना है और आवश्यकता पड़ने पर हमें कहीं भटकना ना पड़े, तो इसके लिए बफर स्टॉक का होना जरूरी है। भले ही ये सुझाव दिया जा रहा है कि इसे आउटसोर्स किया जाए, लेकिन इसे खत्म किया जाए ऐसा करने का सुझाव नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं के समय, आपातकाल के समय हमें दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाना पड़े, इससे तो बेहतर है कि हम अपना बफर स्टॉक बनाकर रखें। इसके साथ साथ हम ये भी सुधार कर सकते हैं कि जो नई टेक्नोलॉजी है, जो हमारा सप्लाई चेन है, यानी किसानों से लेकर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तक, और फिर उसके बाद बफर स्टॉक के माध्यम से जो हमारी जो स्टोरेज जो संस्थाएं हैं जहां पर हम अनाज को रखते हैं, वहां तक पहुंचाने की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें सुधार होना चाहिए। उसमें सुधार करने के लिए हमें नई टेक्नोलॉजी, जो वर्तमान में नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जो नए साइंटिफिक रिसर्च हो रहे हैं, जो हमारे जो खाद्यान्न को मापने के लिए, यानी कि उनमें कीड़े ना लगे, उनमें अगर बारिश के दौरान जो गीले हो जाते हैं तो उसको कवर करने के जो हमारे तरीके हैं, उन सब तरीकों में अगर हम सुधार करें, थोड़ा पारंपरिक तरीकों से बाहर निकलें, तो ये जो हमारी स्टोरेज कैपेसिटी है इसमें वृद्धि भी होगी, और साथ ही साथ जो हमारा जो लीकेज है, यानी जो नुकसान हो रहा है, उसमें भी कमी आएगी। तो इस पूरे प्रणाली से हम बफर स्टॉक को मजबूत कर पाएंगे। अगर हम नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करें, अगर हम सप्लाई चेन को सुधारें, यानी कि जो बीच में ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से जो नुकसान होता है, अनाज खराब हो जाता है, चोरी हो जाती है, कई जगहों पर सही जगह नहीं पहुंच पाता, इन सब चीजों को सुधार करें। और अगर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और फेयर प्राइस शॉप्स वगैरह में जो इसका मिसयूज होता है या करप्शन होता है उसको ठीक करें, तो स्वतः ही ये जो हमारी जरूरत है बफर स्टॉक की वो थोड़ी कम हो जाएगी, और हमें इतना बड़ा स्टॉक बना करके रखने की जरूरत नहीं होगी। जब बहुत बड़े स्टॉक की जरूरत
जरूरत नहीं होगी तो सीमित स्टॉक की जब जरूरत होगी तो स्वाभाविक रूप से जो वेस्टेज है वो भी हमारा कम हो जाएगा। क्योंकि जैसे हमने पहले ही बताया है कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो होता है ये हर एक 3-3 महीने में ये तय करती है कि अभी स्टॉक कितना होना चाहिए। तो उनको ये ध्यान में रखना पड़ता है कि इतना बड़ा देश है हमारा, इतनी बड़ी जनसंख्या है और कभी अगर आपदा आ गई तो हम उनकी जरूरतों को कैसे पूरा करेंगे। तो इसी कारण से एक बड़े स्टॉक को हमें रखना पड़ता है। लेकिन जब धीरे धीरे लोग सक्षम हो जाएंगे बाजार कीमतों पर चीजों को खरीदने के लिए, वो अपने आप को मजबूत कर पाएंगे, अगर लोगों को बेहतर रोजगार मिल पाएगा, लोगों की क्रय क्षमता बढ़ जाएगी, तो ये टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एफपीएस पर निर्भरता कम हो जाएगी। अगर किसानों की आय बढ़ जाएगी तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस की निर्भरता कम हो जाएगी। तो धीरे धीरे अगर देश में लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो बफर स्टॉक की जो हमारी जरूरत है वो भी कम होती जाएगी और जो सब्सिडी में हमारा बहुत सारा खर्च होता है वो भी कम होता जाएगा। इसीलिए बफर स्टॉक वर्तमान में हमारी जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ साल पहले ही जो है न्यायिक सक्रियता का इस्तेमाल करते हुए भी इस पर बात की कहा कि जो फूड आपका जो अनाज जो बड़े बड़े हमारे स्टोरेज में बर्बाद होते हैं वो बर्बाद होने के बजाय आप उसे लोगों में बांट दीजिए, आप उन्हें लोगों तक पहुंचाइए, किसी भी तरह से लोगों को भोजन के रूप में वो मिल जाए, जिससे कि ये जो हमारा इतना जो बड़ा महत्वपूर्ण उत्पादन है वो नष्ट ना हो। इसके बारे में भी चर्चा हो चुकी है। तो कहने का मतलब यह है कि बफर स्टॉक आज भारत की फूड सिक्योरिटी की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की और हमारे जो पूरा सिस्टम है फूड चेन का उसका एक हिस्सा है। इसके बिना हम आर्थिक रूप से अपने आप को आत्मनिर्भर महसूस नहीं कर सकते। लेकिन बफर स्टॉक में लगातार सुधार हो, बफर स्टॉक की गुणवत्ता बढ़े, हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसमें सुधार हो, निरंतर बफर स्टॉक की जो रिव्यू करने का तरीका है उसमें भी सुधार हो, यह हमारा कदम होगा और इस तरह से बफर स्टॉक की आवश्यकता और उसमें सुधार संभव हो सकेगा। धन्यवाद।